नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने करीबी विश्वास पात्र सर्गेई ग्रुएव को अमेरिका का भारत में राजदूत नियुक्त किया है। राजदूत होने के अलावा ग्रुएव दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिका के विशेष दूत भी होंगे। उनकी दूसरी भूमिका उनकी पहली भूमिका से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगी। मैं इसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। साथ ही कृपया ध्यान रखें कि ग्रुएव का जन्म ताशकंद में हुआ था और इसलिए वर्षों से वे अपने जन्म स्थान के क्षेत्र में हो रहे विकास से जुड़े रहे होंगे। अब अधिकांश भारतीय विश्लेषक इस नियुक्ति से बहुत नाराज हैं और सही भी हैं, क्योंकि ट्रंप ने जो किया है वह असाधारण है। किसी भी अमेरिकी राजदूत को कभी भी इस तरह की विस्तारित भूमिका नहीं दी गई है। तो भारतीय विश्लेषकों का निष्कर्ष है कि ऐसा करके ट्रंप ने अमेरिका भारत संबंधों को कमतर कर दिया है, जो कि सही है और इसके दो कारण हैं। पहला, ट्रंप की विदेश नीति में भारत की कोई रणनीतिक भूमिका नहीं है। दूसरा, ट्रंप व्यक्तिगत रूप से भारत से नाराज हैं और यह मायने रखता है। मैं संक्षेप में दोनों बिंदुओं पर बात करूंगा। तो चलिए पहले ट्रंप की विदेश नीति की बात करते हैं, जो है मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मैं बस 3 ऐसी बातों को छूना चाहता हूं जो मेरी चर्चा के लिए प्रासंगिक है। पहली बात यह है कि मागा के तहत ट्रंप निर्माण कार्य को वापस अमेरिका लाना चाहते हैं और उनका मानना है कि इसे करने का एक तरीका टैरिफ शुल्क लगाना है। दूसरी बात यह है कि वे खुद को एक शांतिकाल के राष्ट्रपति के रूप में दिखाना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में जो युद्ध समाप्त करता है और नए युद्ध शुरू नहीं करता, क्योंकि यह उन्होंने अपने मतदाता आधार से वादा किया है और वह पहले ही दावा कर चुके हैं कि उन्होंने दुनिया में 7 युद्ध समाप्त किए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण युद्ध भारत पाकिस्तान का युद्ध है। उनका कहना है कि अगर उन्होंने युद्ध विराम नहीं कराया होता तो यह परमाणु युद्ध बन जाता। अब अगर यही वह करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने चल रहे यूक्रेन युद्ध से एक सबक या एक महत्वपूर्ण अवलोकन जरूर किया होगा, और वह अवलोकन ये है कि आज के बहुध्रुवीय विश्व में 3 महाशक्तियां हैं और वे हैं अमेरिका, चीन और रूस। और एक महान महाशक्ति की एक विशिष्ट विशेषता ये है कि वह अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा स्वयं बहुत प्रभावी ढंग से कर सकती है। दुनिया के बाकी सभी देश अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में एक या अधिक महाशक्तियों पर निर्भर हैं। तो ट्रंप के लिए सबक यह होगा कि अगर उन्हें शांतिकाल का राष्ट्रपति बनना है तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि इन 2 महान शक्तियों यानी रूस और चीन के साथ अमेरिका के संबंधों को कैसे संभाला जाए। और जब हम संबंधों को संभालने की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उन्हें इन 2 महान शक्तियों की मुख्य चिंताओं पर पूरी स्पष्टता होनी चाहिए, और यह भी कि वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या और किस मकसद से कर रहे हैं। मैं इस विषय पर थोड़ी और बात बाद में करूंगा। और मागा का तीसरा तत्व जो मेरी चर्चा के लिए प्रासंगिक है वो यह है कि वह चीन के साथ एक सुरक्षा और प्रौद्योगिकी की प्रतिस्पर्धा चाहते हैं, लेकिन यह सुरक्षा प्रतिस्पर्धा केवल पश्चिमी प्रशांत तक ही सीमित होनी चाहिए, और यहाँ भी वह अपने सहयोगियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं। उनकी ऑकस और क्वाड जैसी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो जब हम इन सब बातों को देखते हैं तो यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि ट्रंप प्रशासन के तहत भारत की कोई रणनीतिक भूमिका नहीं है, जबकि उनके सभी पूर्ववर्तियों की विदेश नीति में भारत की यह भूमिका थी। और वह भूमिका यह थी कि भारत चीन के खिलाफ अमेरिका के लिए एक सैन्य ढाल बनेगा, जिसकी एक खास भूमिका थी, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में लड़ाई सहित एक नेट सुरक्षा प्रदाता बनने की थी। अब ट्रंप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। तो इसका मतलब ये है कि यह पूरी विदेश नीति जो विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत के लिए तैयार की है, खासकर जब वह 2019 में मंत्री बने थे, वह बिखर चुकी है, क्योंकि वह पूरी विदेश नीति अपने सारे अंडे अमेरिकी टोकरी में रखने जैसी थी, और यह पूरी तरह से अमेरिका द्वारा दी गई उस रणनीतिक भूमिका पर आधारित थी जिसे अब बस छीन लिया गया है। अब दूसरा मुद्दा ये है, जैसा कि मैंने कहा, कि वह व्यक्तिगत रूप से नाराज हैं
और यह कोई राज की बात नहीं है कि 30 से भी ज़्यादा बार ट्रंप ये कह चुके हैं कि वही हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध विराम करवाया, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का खात्मा किया, एक ऐसा श्रेय जो भारत ट्रंप को देने से इनकार करता है। अब जयशंकर ने कई मंचों पर बात की है। उन्होंने कहा है कि हाँ, दोनों पक्षों के अधिकारी यानी भारतीय अधिकारी और अमेरिकी अधिकारी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है। वह कहते हैं कि अमेरिकियों को मध्यस्थता का दावा करना चाहिए। उन्होंने मध्यस्थता नहीं की, यह उनका कहना है। और फिर वह ये भी कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि ये टैरिफ क्यों लगाए गए हैं, अब ये 50% टैरिफ हो जाएंगे। 2 दिन बाद 23 अगस्त को रूसी तेल खरीदने पर टैरिफ लगाए गए। इसका कारण बहुत ही सरल है। समस्या टैरिफ की नहीं है, समस्या भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने की भी नहीं है। समस्या सीधे शब्दों में कहें तो ट्रंप को सीजफायर का श्रेय न देना है। तो बात यह है कि अगले 3.5 वर्षों में भारत को अपनी विदेश नीति पर फिर से विचार करना होगा, क्योंकि ट्रंप भारत को कोई रणनीतिक भूमिका नहीं देंगे। अब ऐसे में ग्रो भारत में भारत के राजदूत के रूप में, माफ कीजिए, अमेरिका के राजदूत के रूप में क्या करेंगे? तो राजदूत द्वारा निभाई जाने वाली सभी जिम्मेदारियों के अलावा मेरी राय में वह 3 चीजों पर ध्यान देंगे। पहला, वह 13 फरवरी 2025 के संयुक्त बयान की प्रगति की निगरानी करेंगे, जिसमें भारत ने वादा किया है कि वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार, जो लगभग 131 अरब डॉलर है, अगले 5 वर्षों में इसे बढ़ाकर 500 अरब डॉलर किया जाएगा, जिसे मिशन 500 कहा जा रहा है। तो वह इसकी निगरानी करेंगे। दूसरा, ग्रो ऑपरेशन सिंदूर और भारत में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सभी गतिविधियों पर बहुत करीबी नज़र रखेंगे, क्योंकि सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, यह किसी युद्ध विराम में नहीं बदला है। इसे केवल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, जिसका अर्थ है कि दोनों में से कोई भी पक्ष इस रोक को हटा सकता है और ऑपरेशन फिर से शुरू हो सकता है। और तीसरा, जाहिर है कि वह भारतीय सरकार के उच्चतम स्तर पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि वे पाकिस्तान, सिंधु जल संधि, चीन, अफगानिस्तान, कश्मीर और इन सभी मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक राजदूत के रूप में उनकी भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के विशेष दूत के रूप में होगी। अब यहाँ एक बार फिर भारतीय राजनयिक कहते हैं कि जब पहले से ही स्टेट डिपार्टमेंट में दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद है, तो ग्रो को यह महत्वपूर्ण भूमिका देने की क्या ज़रूरत थी? खैर, ट्रंप ने ग्रो को यह जिम्मेदारी देने के 3 कारण हैं। एक कारण यह है कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के विपरीत जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करते हैं, ग्रो सीधे ट्रंप को रिपोर्ट करेंगे। उनकी सीधी पहुंच राष्ट्रपति तक है। दूसरा, वह ज़मीन पर मौजूद व्यक्ति होगा, उसे पता होगा कि क्या चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्तमान स्थिति में वह पाकिस्तान की यात्रा करने के लिए स्वतंत्र होगा, जहां ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक भूमिका तय की है। तो पहला सवाल यह है कि ट्रंप इस बहुत ही चतुर सोच के साथ कैसे आए? यह कहां से उत्पन्न हुई? मेरी राय में यह सोच उस दोपहर के भोजन से आई जो राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ 18 जून को व्हाइट हाउस में किया था। अब वहां हम जानते हैं कि ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से मुनीर को युद्ध समाप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और मुनीर ने ट्रंप को युद्ध विराम लाने के लिए धन्यवाद दिया, और पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया। और वहां उसने पूछा होगा, ट्रंप ने मुनीर से 7-8 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के हिस्से के रूप में हुए हवाई युद्ध के बारे में उसका आकलन पूछा होगा, और मुनीर ने उसे बताया होगा कि पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय वायुसेना के 6 विमान गिरा दिए थे। चूंकि भारतीय पक्ष ने इस पर बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं की या बहुत अस्पष्ट तरीके से की, तो ट्रंप ने अपनी खुफिया एजेंसियों के साथ चर्चा करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला होगा कि इस 4 दिवसीय ऑपरेशन सिंदूर के बाद
पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना की एक प्रतिस्पर्धी लग रही थी। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब उसने मुनीर से ईरान पर उसकी राय भी पूछी होगी, क्योंकि आखिर न केवल पाकिस्तान की ईरान के साथ एक सन्निहित सीमा है, बल्कि दोनों देशों के एक दूसरे के साथ बहुत करीबी संबंध भी हैं कि वह ईरान के बारे में क्या सोचता है, वह मध्य पूर्व के बारे में क्या सोचता है, और वहाँ मुनीर ने अपना आकलन दिया होगा। और मेरा मानना है कि ईरान के बारे में मुनीर के आकलन के आधार पर, देखिए, यह सब 18 जून को हुआ था, और कृपया याद रखें कि यह वह समय था जब इजरायली ट्रंप को युद्ध में शामिल करने के लिए, अमेरिकियों को युद्ध में शामिल करने के लिए बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे। एक युद्ध जो उन्होंने 13 जून को शुरू किया था और ट्रंप उसका विरोध कर रहे थे, तो उसे विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिली होगी, सबसे महत्वपूर्ण मुनीर से ईरान के बारे में। और उसके बाद अब रिपोर्टें हमें बताती हैं कि यह एक फिक्स्ड मैच जैसा था। ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकियों द्वारा की गई बमबारी एक फिक्स्ड मैच थी, और इसका उद्देश्य इजरायल और ईरान के बीच युद्ध को समाप्त करना था, ये सुनिश्चित करते हुए कि इजरायल की प्रतिष्ठा को कोई नुकसान न हो और ट्रंप इसमें सफल रहे। तो 3 कारण हैं जिनकी वजह से ट्रंप को लगता था कि पाकिस्तान महत्वपूर्ण है। पहला कारण यह है कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ एक बार फिर से सटी हुई सीमा है, और अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए यह सबसे उपयुक्त स्थान है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, जब अगस्त 2021 में अमेरिकी अफगानिस्तान से चले गए, तो ट्रंप का मानना है कि अमेरिका को इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखनी चाहिए, एक ऐसा ठिकाना जहां से वह ईरान, मध्य पूर्व, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई गणराज्यों पर नज़र रख सके। और इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है कि भारत में अमेरिका के राजदूत को अतिरिक्त प्रभार दिया जाए, जो उन्हें दिया गया है। और मेरी राय में तीसरा कारण यह है कि पाकिस्तान निश्चित रूप से वह सबसे अच्छा देश है जो अमेरिका को चीन के साथ संबंधों को संभालने में मदद कर सकता है। अब जब मैं कहता हूं कि संबंधों को संभालना, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानियों का आकलन कि चीनी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान और अन्य जगहों पर उनकी गतिविधियां क्या हैं, और चीन को इससे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होती। क्यों? मैं इसे थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो जब हम यह सब देखते हैं तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि अब अमेरिका के साथ पाकिस्तान की रणनीतिक भूमिका आतंकवाद विरोधी अभियान में है, मुख्य रूप से अफगानिस्तान और मध्य एशियाई गणराज्यों पर नज़र रखने के लिए। फिर इसकी एक सुरक्षा भूमिका है जो सेंट्रल कमांड के माध्यम से है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड और पाकिस्तानी सेना के बीच पारंपरिक रूप से बहुत मजबूत संबंध रहे हैं। फिर तीसरा है खुफिया सहयोग, ये बिल्कुल ज़रूरी है। अगला ये है कि पाकिस्तान की सेना के उच्चतम स्तर से ये समझना कि वे मध्य पूर्व, ईरान और उस पूरे क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यानी दक्षिण और मध्य एशियाई गणराज्य। और यह सब संभव है क्योंकि पाकिस्तान OIC, SCO और आर्थिक सहयोग संगठन ECO जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंचों का एक अत्यंत सम्मानित और सक्रिय सदस्य है, और ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। और निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने कहा, अमेरिका की मदद करने के लिए चीन के साथ संबंधों का प्रबंधन करने में। और इन सब के अलावा रणनीतिक भूमिका भी है। जाहिर है, जब भी और अक्सर मुझे लगता है कि ग्रो पाकिस्तान जाया करते होंगे, वह यह भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में एक विराम है कि पाकिस्तानियों का वास्तव में क्या विचार है जब कश्मीर या बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर आतंकी हमले होते हैं। वे कश्मीर मुद्दे, विवाद और भारत में चल रही सारी चर्चाओं के बारे में क्या सोचते हैं, चाहे वह राजनीतिक स्तर पर हो, उच्च राजनीतिक स्तर पर हो या सैन्य नेतृत्व के स्तर पर, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने की बातों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। फिर उनके यानी पाकिस्तानियों के सिंधु जल संधि के बारे में विचार, जिसे भारत ने अब स्थगित कर दिया है, और साथ ही भारत जो अपनी क्षमताओं का निर्माण कर रहा है उसके बारे में भी।
उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए सुदर्शन चक्र की घोषणा, जो पूरे भारत के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, तो ये सब अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण होगा। और यही कारण है कि मेरी राय में अब पाकिस्तानियों की अमेरिका के साथ एक रणनीतिक भूमिका है। और जैसा कि मैंने कहा, चीन को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले आइए देखें कि चीन पाकिस्तान के साथ अलग से क्या कर रहा है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद 3 चीज़ें हो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नतीजों के बाद, जहां आमतौर पर दुनिया यह स्वीकार करती है कि पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना की बराबरी की प्रतिद्वंद्वी है। एक है जो पाकिस्तान और चीन के बीच चल रहा है। मेरे आकलन में चीन के लिए अगला स्तर यह है कि वह पाकिस्तानी सेना को क्षेत्र में अग्रणी सैन्य शक्ति बनाए। मैंने इसे अपने वीडियो में अलग से समझाया है। इसके बाद वे देखेंगे कि सार्क को कैसे पुनर्जीवित किया जाए। सार्क, जिसे भारत ने 2014 में छोड़ दिया था और जिसका मुख्यालय नेपाल में है, तो ये ऐसी चीज़ है जिस पर वे ध्यान देंगे। और अगला ये है कि पाकिस्तान के साथ वे पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वे CPSC को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, और ये तब होगा जब पाकिस्तान में 5G रोल आउट होगा और फिर चीज़ें ऑटोमेशन से ऑटोनॉमी की ओर बढ़ेंगी। तो पाकिस्तान और चीन के बीच बहुत कुछ चल रहा है, और पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व को अमेरिकियों के साथ ये सब चर्चा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। अब अगला है त्रिकोणीय संबंध। माफ़ कीजिए, त्रिपक्षीय संबंध, जिसे हमने हाल ही में वांग यी की अफ़गानिस्तान यात्रा के दौरान देखा, जहां उन्होंने त्रिपक्षीय नेतृत्व से मुलाकात की। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चीन, जहां चीनी अफ़गानिस्तान में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि कैसे CPEC को पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान और फिर मध्य एशियाई गणराज्यों तक बढ़ाया जा सकता है, और वे अफ़गानिस्तान में निवेश की संभावनाएं भी देख रहे हैं। और अफ़गान नेतृत्व की प्रतिक्रिया इस त्रिपक्षीय सहयोग के प्रति अनुकूल प्रतीत होती है। और अगला जो हम देख रहे हैं वह है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ता हुआ सैन्य सहयोग। कृपया ध्यान दें कि चीन के निर्यात में पाकिस्तान के बाद सबसे अधिक निर्यात बांग्लादेश को होता है। और अब दोनों देशों, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संबंध बहुत घनिष्ठ हो गए हैं। वे खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं, फिर सैन्य प्रशिक्षण चल रहा है और नौसैनिक अभ्यास भी हो रहे हैं। संक्षेप में, मैंने पहले एक वीडियो किया था जिसमें मैंने समझाया था कि चीन और पाकिस्तान पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी बड़ी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वह जगह है जहां बांग्लादेश भी उनसे जुड़ जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण है। अब मैं अपने अंतिम बिंदु पर आता हूं कि चीन को पाकिस्तान द्वारा ये सब ट्रंप या अमेरिकियों के साथ साझा करने में कोई समस्या क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो बात ट्रंप को समझ में नहीं आ रही है या अमेरिकी विश्लेषकों को भी नहीं समझ में आ रही है, वह ये है कि जब हम महान शक्तियों के संबंधों को प्रबंधित करने की बात करते हैं, तो वे वास्तव में उसी बात से सहमत हो रहे हैं जो शी जिनपिंग ने 2012 में अमेरिका को प्रस्तावित की थी। देखिए, उपराष्ट्रपति के रूप में शी जिनपिंग ने फरवरी 2012 में अमेरिका का दौरा किया था, और यही पहली बार था जब उन्होंने राष्ट्रपति ओबामा को नई प्रकार के प्रमुख शक्तियों के संबंध का प्रस्ताव दिया था, जिसे अमेरिकियों ने अस्वीकार कर दिया था क्योंकि वे G2 के पक्ष में थे। G2 और ये दोनों पूरी तरह से अलग हैं। G2 का मतलब है कि जो कुछ भी अमेरिकियों ने किया है, अब चूंकि चीन एक उभरती हुई शक्ति है, वह उसमें हिस्सेदार बन सकता है जो उन्होंने किया है। उदाहरण के लिए, ब्रेटन वुड्स सुधार हो चुके हैं, और वे सभी संस्थान जो अमेरिकियों ने बनाए हैं, जिनमें चीनी लोगों ने शामिल होने से इनकार कर दिया, और इसके बजाय वे यह प्रस्तावित करते हैं क्योंकि उनके पास अमेरिका के विपरीत जो भू राजनीति के संदर्भ में सोचता है, यह समझ है कि उनका उत्थान भू अर्थशास्त्र पर आधारित है। तो भू अर्थशास्त्रीय उत्थान के हिस्से के रूप में जब वे प्रमुख शक्तियों के बीच नए प्रकार के संबंधों की बात करते हैं, तो इसका अर्थ है कि सबसे पहले प्रमुख शक्तियों के बीच, जो कि 3 महान शक्तियों की ओर इशारा करता है, समानता होनी चाहिए, आपसी सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे की मुख्य चिंताओं की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। और यह वही है जिसके बारे में राष्ट्रपति ट्रंप पहले से ही सोच रहे हैं। और इसमें चीनी बहुत खुश होंगे कि पाकिस्तानी इस दृष्टिकोण को अमेरिकियों के साथ साझा करते हैं।
और निश्चित रूप से आखिरी बात यह है कि क्योंकि अमेरिकियों को लगता है और G7 तथा ग्लोबल नॉर्थ को लगता है, वे हमेशा सुरक्षा को शून्य योग खेल के रूप में देखते हैं। जबकि जहां तक चीनी सोच का सवाल है, जैसा कि मैंने कहा, भू अर्थशास्त्र पर आधारित है, ये जीत जीत की बात है। इसका मतलब है कि दोनों पक्ष जीत सकते हैं, हम सब एक साथ जीत सकते हैं। तो वह चरण अभी तक नहीं आया है, लेकिन यह चर्चा किसी और समय के लिए है। तो मुख्य बात यह है कि आज जो हुआ है वह यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद न केवल पाकिस्तान की भू राजनीतिक छवि बढ़ी है, बल्कि उसे इससे बहुत कुछ हासिल भी हो सकता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज पाकिस्तान को तीनों महाशक्तियाँ अमेरिका, चीन और रूस चाहती हैं और उसकी विदेश नीति वास्तव में ग्लोबल साउथ पर आधारित है। क्योंकि भारत के मामले के विपरीत, जहां उसकी विदेश नीति एक ऐसे देश पर केंद्रित थी जो 12,000 किलोमीटर दूर है, एक बहुध्रुवी विश्व में जहां 3 महाशक्तियां हैं, पाकिस्तान की विदेश नीति चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों पर आधारित है। तो यह सही जगह पर केंद्रित है। पाकिस्तान एक ग्लोबल साउथ देश है और उसने अपनी विदेश नीति वहीं केंद्रित की है। तो मेरा मानना है कि यह विदेश नीति स्थिर रहने की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद।